स्टूडेंट्स, आप लोगों का फरवरी मंथ का असाइनमेंट का टॉपिक है आयोजन एवं संचय। इसमें हम लोग देखते हैं आयोजन क्या कहलाता है। साधारणतः आयोजन का आशय भावी हानि तथा दायित्व के लिए किए गए प्रबंध से लिया जाता है, किंतु कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आयोजन या प्रावधान से अभिप्राय निम्नलिखित है। पहला, वह राशि जिसे संपत्तियों के ह्रास, नवीनीकरण या मूल्य की कमी की व्यवस्था हेतु अपलिखित किया जाता है या रखा जाता है। दूसरा है वह राशि जो किसी ऐसे ज्ञात दायित्व के लिए प्रावधान के रूप में रख ली जाती है जिनकी रकम पर्याप्त शुद्धता के साथ निर्धारित नहीं की जा सकती। इन दोनों ही दशाओं में अपलिखित की गई या रखी गई राशि उस रकम से अधिक नहीं होनी चाहिए जो संचालन के विचार से उस उद्देश्य के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो जिसके लिए वस्तु अपलिखित की गई है या रखी गई है। यदि यह इस आवश्यक रकम से अधिक है तो आधिक्य संचय कहलाता है, ना कि प्रावधान। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे आयोजन की विशेषताएं या लक्षण। सबसे पहला है निश्चित हानि का प्रबंध करना। व्यवसाय के संचालन के दौरान जिस हानि के होने की निश्चितता रहती है उसके लिए प्रबंध करना आवश्यक होता है, जैसे प्रयुक्त संपत्ति पर ह्रास, मरम्मत या नवीनीकरण। अगला है भावी अनुमानित आकस्मिक हानियों का प्रावधान करना। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, देनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान, श्रमिक को देय क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान, करों के लिए प्रावधान, किसी विवादग्रस्त दावे के संबंधित में दिए देय संभावित राशि के लिए प्रावधान आदि इसमें शामिल है। अगला है लाभ हानि खाते पर प्रभार। व्यवसाय में के अन्य सामान्य व्ययों की तरह प्रावधान लाभ हानि खाते पर एक प्रभार होता है, अर्थात प्रावधान की राशि लाभ हानि खाते में डेबिट की जाती है और संबंधित प्रावधान खाते या आयोजन खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। अगला है निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग होना। जिस उद्देश्य के लिए प्रावधान या आयोजन किया जाता है उसी उद्देश्य के लिए राशि का उपयोग होना चाहिए, अन्य उद्देश्य के लिए कदापि नहीं होना चाहिए। अगला है वैधानिक अनिवार्यता। लाभ हानि को ध्यान में रखे बिना प्रावधान आवश्यक किया जाता है, अर्थात आयोजन या प्रावधान एक वैधानिक अनिवार्यता है। अगला है आयोजन की राशि का विनियोग नहीं करना। साधारणतः आयोजन या प्रावधान की राशि का विनियोग बाह्य प्रतिभूति में नहीं किया जाता। हाँ, यदि प्रावधान नाशवान संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए किया गया है तो उसका विनियोग बाह्य प्रतिभूति में किया जा सकता है। अगला है प्रावधान या आयोजन की आवश्यकता। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रत्येक व्यवसाय को भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। यह अनिश्चितताएं भिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि व्यवसाय की प्रयुक्त संपत्ति की क्षय, प्रकृति से होने वाली संपत्ति हानि, संपत्ति के मूल्य में संभावित कमी, किसी न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक दायित्व, देनदारों से प्राप्त होने वाली राशि के डूब जाने की संभावना, व्यावसायिक व्ययों के होने की संभावना, मरम्मत पर संभावित व्यय की पूर्ति, करों के भुगतान दायित्व इत्यादि अनिश्चित व्यवसाय के लिए भार स्वरूप होती है। इस तरह के प्रावधान हमारे लिए आवश्यक होते हैं। अगला है प्रावधान के प्रकार। पहला है अप्राप्य ऋण का अर्थ। इसमें हम लोग देखेंगे अप्राप्य ऋणों के लिए प्रावधान या आयोजन। जिन ग्राहकों को उधार माल बेचा जाता है उनसे कभी कभी कुछ राशि वसूल नहीं हो पाती, वसूल नहीं होने की संभावना रहती है। इस प्रकार की राशि को अप्राप्य ऋण या अशुद्ध ऋण कहा जाता है। फिर अगला है संदिग्ध ऋण। संदिग्ध ऋण से हमारा आशय ऐसे ऋणों से है जो वसूल किए भी जा सकते हैं या नहीं भी किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं, जैसे ग्राहक का दिवालिया घोषित हो जाना, या ग्राहक की वित्तीय स्थिति अत्यंत खराब हो जाना, या ग्राहक का व्यवसाय बंद हो जाना। इसके अंतर्गत ये हमारा अप्राप्य और संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन पहला है, जिसमें आता है अप्राप्य ऋण, संदिग्ध ऋण, और अगला है अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋण के लिए आवश्यक प्रावधान की आवश्यकता।
जिस व्यवसाय में उधार माल बेचने की परंपरा हो वहाँ देनदारों को पूरी रकम वसूल नहीं हो पाती। कुछ न कुछ राशि किसी न किसी कारण डूब जाती है, उसके वसूल होने की संभावना समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए देखा जाएगा तो किसी देनदार की मृत्यु हो जाने पर या उसके दिवालिया घोषित हो जाने पर या व्यापार का स्थल छोड़कर चले जाने की वित्तीय स्थिति अत्यंत खराब हो जाने पर या किसी अन्य कारणवश जब वसूल नहीं हो पाती तो यह इसके अंतर्गत अनिश्चितता व्यापार में सदा बनी रहती है। ठीक है, फिर अगला है लेखांकन विधि। इसमें देखेंगे डूबत ऋण के संबंध में जो राशि देनदारों से प्राप्त नहीं हो पाती उससे डूबत ऋण खाते में डेबिट करके संबंधित देनदार के व्यक्तिगत खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि संबंधित देनदार से रकम वसूल नहीं हो पाती, उसके खाते में फिर रखने से क्या लाभ होगा, उसके खाते में डेबिट शेष और अतः क्रेडिट करने से खाता बंद हो जाता है। इसके अंदर प्रविष्टि देखेंगे हम तो क्या प्रविष्टि होगी, डूबत खाता विकलन देनदार के व्यक्तिगत खाते से। ठीक है, फिर अगला हम देखेंगे देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन। ये सेकंड पॉइंट है। जब व्यापार में माल उधार बेचा जाता है तो देनदार की राशि वसूल करने का एक समस्या होती है, अतः निर्धारित अवधि पर या इसके पूर्व भुगतान करने वाले देनदार को कुछ नगद बट्टा भी दिया जाता है। यह बट्टा व्यापार के लिए एक प्रकार की हानि होती है। इस हानि के लिए जो अनुमानित दर में प्रावधान किया जाता है उसे देनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान कहा जाता है। अगला है कर के लिए आयोजन। कराधान कानून के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसाय की शुद्ध आय पर आयकर का भुगतान करना अनिवार्य होता है, इसलिए देय कर की राशि के लिए चालू वर्ष के लाभ हानि खाते का आयोजन किया जाता है। इसके लिए जनरल प्रविष्टि क्या होगी, लाभ हानि खाता विकलन आयोजन कर खाते से, कर आयोजन खाते से। अगला है लेनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन। लेनदारों से मिलने वाला बट्टा व्यवसायी के लिए एक प्रकार का लाभ होता है, अतः इस बट्टे की राशि लेनदार खाते में डेबिट और बट्टे खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। बट्टे की यह रकम लाभ हानि खाते के अंतरित कर दी जाती है। इसके अंतर्गत इसकी प्रविष्टि क्या होगी, आयोजन पर बट्टा, लेनदार आयोजन पर बट्टा खाता विकलन लाभ हानि खाते से। अगला है मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए आयोजन। जब नई संपत्ति खरीदी जाती है तो कुछ प्रारंभिक वर्षों में उस पर मरम्मत या नवीनीकरण में व्यय कम होते हैं, किंतु जैसे जैसे संपत्ति पुरानी होती जाती है उस पर खर्च बढ़ते जाते हैं, अतः इस मरम्मत एवं नवीनीकरण संबंधी वास्तविक व्यय लाभ हानि खाते में चार्ज किए जाते हैं। तो विभिन्न वर्षों में लाभ हानि खातों पर इनका समान प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम चाहते हैं कि सभी वर्षों में लाभ हानि का पर संपत्ति के मरम्मत व नवीनीकरण के संबंध में समान प्रभाव पड़े तो इसके लिए मरम्मत और नवीनीकरण के लिए आयोजन बनाना होगा। इसके लिए विशेषज्ञों की सहायता से यह अनुमान लगाया जाता है कि सर्वोत्तम संपत्ति का जीवन काल क्या होगा, उस संपत्ति पर मरम्मत नवीनीकरण के कुल कितना व्यय होगा और जीवन का भाग लगा देने पर वार्षिक व्यय का पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को है आयोजन के प्रकार कंप्लीट।